हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मेरे पास काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर कराइए, एमसीक्यूज़ कराइए, तो लो जी आ गया है आपके लिए लगातार। अब एमसीक्यूज़ आपके पास आते रहेंगे, लगातार नए नए एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा और कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर आता रहे। तो जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का जो लाल रंग का बटन है उसको दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम एक एक क्वेश्चन को लेते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्सल हैं, तो उसको लेकर के थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे विचार हैं और मैंने कोशिश की है कि जो भी आंसर्स हैं, आपको पता होगा कि DSSB का ये जो पेपर मैंने अभी उठाया है ये 2 भागों में है। 50 क्वेश्चन हम एक पार्ट में लेकर के आएंगे और उसके बाद 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे। DSSB ने इसके लेकर के एक बार रिवाइज आंसर की भी डाला था, उसके बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चन के ऊपर डाउट रह गए थे बच्चों के और काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इसके अंदर मैंने जो आंसर्स लगाए हैं वो जो मैं DSSB के साथ अगर मैं सहमत हूँ तो मैंने वो लगाए हैं, नहीं तो उसके अलावा जो मुझे लगता है और जो मैंने नेट से यहाँ वहाँ से रिसर्च करके अच्छे से मैं पूरा श्योर हुआ हूँ कि हाँ इसका आंसर यही होना चाहिए, तो मैंने वो आंसर लगाए हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंटेंट अच्छा होता है और काम अच्छे तरीके से होता है तो आप इसको देख करके और पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि इंग्लिश में भी लेकर के आइए, तो इस PDF के अंदर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मैं हिंदी में सॉल्व कराऊँगा, बाकी आप उसे इंग्लिश में भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संगत शिक्षा को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। ए, एक व्यक्तिगत किया गया अध्ययन तंत्र जो विद्यार्थी को अपनी गति से बढ़ने देता है। बी, सामान्य रूप से यह गैर संज्ञानात्मक संप्रेषण को वर्णित करता है। सी, मुक्त शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करता है। या डी, नियमित कक्षा संपर्क। देखिए मैं आपको बताता हूँ, संगत शिक्षा यानी कि कोरस्पोंडेंस लर्निंग के अंदर नियमित कक्षा संपर्क तो होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। मुक्त शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करता है, ये इतने अच्छे तरह से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है सामान्य रूप से ये गैर संज्ञानात्मक। देखिए गैर संज्ञानात्मक तो होता ही नहीं है, ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो ये होगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए, एक व्यक्तिगत किया गया अध्ययन तंत्र जो विद्यार्थी को अपनी गति से बढ़ने देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के ऊपर चलते हैं। 102 नंबर कह रहा है, ये भी डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। शिक्षा के कौन से रूपों में से एक लोचशीलता और स्वशासित तरीके से अपनी पसंद के कार्यक्रम जब और जैसे चाहें अध्ययन अपनी परिस्थिति के अनुसार एक गति पर कर सकते हैं, ऐसे रूप में वर्णित करते हैं। ए, दूरस्थ शिक्षा। बी, संगत पाठ्यक्रम। डी, औपचारिक शिक्षा। या डी, मुक्त प्रणाली। तो इसका आंसर जो लगाया गया है वो लगाया गया है मुक्त प्रणाली। याद रखिएगा, इसका आंसर है मुक्त प्रणाली। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि लोचशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ तरीके से स्टडी को करने के लिए जो दूरस्थ शिक्षा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो आपके तरीके से। ठीक है, संगत पाठ्यक्रम जो है कोरस्पोंडेंस लर्निंग है, इसके अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है, मतलब आप बिल्कुल मुक्त हैं पढ़ने के लिए कि आप अपनी स्टडी को किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं 103 नंबर के ऊपर। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। आप पहले मृत और अमूर्त को समझ लीजिए। मृत होती हैं वो चीज़ें जो ठोस होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अमूर्त वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर कलात्मक कार्य, स्मारक और पारंपरिक वेशभूषा, ये सब
मृत चीज़ों की श्रेणी में आती हैं, और ए जो है रिवाज, ये आती हैं अमृत चीज़ों की श्रेणी में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यक्तिगतता दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? ऑप्शन है, विद्यार्थी समूह के साथ कार्य करते हैं और जब कभी आवश्यकता होती है सहायता करते हैं। बी कह रहा है, माता पिता शिक्षक निर्देश और मार्गदर्शन देने के शिक्षक को विशेषज्ञता को स्वीकारते हैं। सी, अधिक सक्षमता से सीखने के क्रम में विद्यार्थी कक्षा में शांत और सम्मानपूर्ण रहते हैं। और डी ऑप्शन है, अध्यापक अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा के वातावरण को प्रबंधित करते हैं और विद्यार्थी के स्व नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि उसमें लिखा है कि कथनों में व्यक्ति का दृष्टिकोण, यानी कि एक इंडिविजुअल सोच की बात हो रही है, तो इंडिविजुअल सोच के हिसाब से यहाँ पर जो लिखा है कि अध्यापक अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा के वातावरण को प्रबंधित करता है, यानी कि जो टीचर है, टीचर क्या है? टीचर एक फैसिलिटेटर है, ठीक है, वो एक परामर्शदाता है, वो एक मार्गदर्शक है, ठीक है, वो सिर्फ राह दिखाने वाला है। कल को आप भी टीचर बनेंगे तो आप सिर्फ बच्चों को राह दिखाइए, अपनी सोच, अपना जो ज्ञान है आपके अंदर वो उनके ऊपर थोपना नहीं है, आपको उसे अवेयर करना है। बाकी उस बच्चे को छोड़ दीजिए कि वो किस दिशा में अपने कार्यक्रम को करना चाहता है। आज देखिए एलन मस्क जो है वो दुनिया में सबसे तेज़ गति से अमीर बनने वाला व्यक्ति क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सोच थी कि मैं दुनिया के लोगों को चांद पे ले जाऊं अपनी गाड़ी में बिठा के, अपनी मिसाइल में, या जो भी उसके पास वेपन्स या टेक्निक है, जिसके लिए वो 20 बार असफल हुआ, उसके बाद वो लोगों को ले जाने लगा। तो अगर कोई टीचर ये सोचे कि ये बच्चा तो ऐसी बातें कर रहा है कि किसी को चांद पे घुमाने की, तो ये तो गलत बात कर रहा है, तो आप बच्चे को अपने तरीके से बढ़ने दीजिए। आप उसके बस अच्छी और बुरी चीज़ों को बताइए कि इससे ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। तो इसका आंसर है डी। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहिए कि मेरा ये सही है, मेरा ये सही है। 105, 106 आपके जो जो सही हैं आंसर, आप वो लगाते जाइए, ताकि आपका एक सेल्फ असेसमेंट भी होता रहे कि आपने कितने सही जवाब दिए और कितने गलत जवाब दिए आपने। 105 नंबर कह रहा है कि बालक के जीवन के संबंध में करके सीखने की क्रियाओं पर निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वैसे तो जॉन डीवी और महात्मा गांधी दोनों ने करके सीखने की प्रक्रिया पे जोर दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा जॉन डीवी, क्योंकि जॉन डीवी ने इसके ऊपर अपना पूरा एक सिद्धांत पेश किया है करके सीखने की प्रक्रिया के ऊपर, और महात्मा गांधी इस प्रोसेस के समर्थक थे। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा जॉन डीवी। 106 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जीके में भी आ सकता है। किस देश में अनपढ़ वयस्कों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारत। ठीक है, अब भारत क्यों होगा? कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भाई चीन के अंदर भी ज़्यादा जनसंख्या है, तो यूथ जो है वो ज़्यादा अनपढ़ भारत का क्यों है? क्योंकि भारत में 18 साल से लेकर के 45 साल के लोगों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है पूरी दुनिया के अंदर, इसीलिए भारत के अंदर अनपढ़ वयस्कों की संख्या सर्वाधिक है। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 107 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एटोनिया का स्थिति निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? देखिए जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वैसे तो पहले कि इसका आंसर सी है, कर्ण, सस्कुली और पिंडिका की पूर्ण अनुपस्थिति। ओके, आंसर सी है इसका। क्या होता है एटोनिया? देखिए एटोनिया कैसी स्थिति है कि एटोनिया के अंदर क्या होता है कि आपके जो कान का जो पिन्ना है, आपको पता होगा कि जो हमारा कान है ये 3 हिस्सों में विभाजित होता है, एक्सटर्नल ईयर, मीडियल ईयर और इंटरनल ईयर। ओके, तो जो हमारा बाहरी हिस्सा होता है, जो हमारे कान के जो पंख की तरह जो हमारे बाहर निकले होते हैं, इसकी पूर्ण अनुपस्थिति हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एटोनिया। तो एटोनिया को अगर हम सीधी भाषा में समझें तो कह सकते हैं कि पिन्ना की पूर्ण अनुपस्थिति। ठीक है, पिन्ना का पूरी तरीके से ना होना। अब पिन्ना क्या कार्य करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। पिन्ना हमारे कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम करता है ना। पिन्ना बाहर से धूल, मिट्टी,
वगैरह को रोकता है कान के अंदर जाने से। पिन्ना जो होता है वो ध्वनि को नियंत्रित मात्रा में अंदर किस प्रकार से भेजना है उसका भी कार्य करता है। तो अगर पिन्ना की पूर्ण अनुपस्थिति हो जाए तो हम इस तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। 108 नंबर कह रहा है कि बोलने में एकल सर्वाधिक रिपोर्ट की जाने वाली त्रुटि जो गंभीर रूप से श्रवण दुर्बलता है क्या है? तो इसका आंसर है चूक। ठीक है, अब चूक क्यों है और चारों ऑप्शन को समझ लीजिए अच्छे से। एक तो लिखा हुआ है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन की स्थिति में क्या होता है? प्रतिस्थापन की स्थिति में होता है कि बच्चा बोलना चाहता है कुछ, लेकिन उसके मुंह से उसकी जगह कुछ और निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी को बोलना है सड़क, आपने बिहार के लोगों को देखा होगा, वो सड़क की जगह सड़क बोलते हैं, वो कपड़ा की जगह कपड़ा बोलते हैं। ओके, इस प्रकार से अगर कोई स्कूल बोलना है तो स्कूल बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो दुर्बलता होती है उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कह लीजिए या प्रतिस्थापन कह लीजिए। ओके, उसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, वॉइसिंग। वॉइसिंग कैसी कंडीशन होती है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हमारे देश में ऐसे भी हैं जो इस तरीके से बोलते हैं कि उनकी वॉइस हमें समझ में ही नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मुलायम सिंह यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, इस तरह के जो लीडर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं माइक से, उनकी आवाज़ बहुत गूंजती है। आपने गाँव में बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी देखा होगा जिनके मुँह में दांत नहीं होते, तो वो लोगों की जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं आती और हमें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वॉइसिंग जो है ये भी एक वॉइस डिसऑर्डर है। उसके बाद आती है गंभीर विकृति। ठीक है, अगर आपके माइंड में या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन ख़राब हो गई है तो उसके कारण भी हमारे वॉइस में विकृति आ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम लोग डिटेक्ट करते हैं वो कहते हैं चूक। चूक का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को खा जाना, मतलब उसको काट देना। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है विद्यालय, हम बोल रहे हैं आले। ठीक है, हमें बोलना है पानी, हम बोल रहे हैं नी, पा बोल ही नहीं पा रहे। यानी कि वर्ड को खा जाने की स्थिति को हम लोग ओमिशन कहते हैं। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन वॉइसिंग डिसऑर्डर है जो ज़्यादा पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका डी। आई होप कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और जिन जिन दोस्तों के आंसर राइट आ रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे ज़रूर। और जितने भी हमारे दोस्त हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकर के आता हूँ सारा चीज़ें ढूंढ ढूंढ के बना के लेकर के आता हूँ, आपको अच्छे से देता हूँ। बस आपसे इतना सहयोग चाहते हैं कि जितने भी जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैला सकते हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर की संख्या लाखों में है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच पाए। ठीक है, और वो सहयोग मैं जानता हूँ कि मुझे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो पूरे इंटरेस्ट के साथ जुड़े हैं और वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। श्रवण प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक तरीका नहीं है? पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लिखा है पहचान, उसके बाद लिखा है वंचन, फिर लिखा है संसूचन, उसके बाद लिखा है प्रतिस्थापन। ए पहचान, बी वंचन, सी प्रतिस्थापन और सी संसूचन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों सी प्रतिस्थापन। अब एक एक करके समझ लेते हैं। पहली तो होती है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा प्रॉब्लम है उसको श्रवण संबंधी, तो उसकी पहचान तो करनी पड़ेगी। पहचानेंगे उसके सिम्टम्स को देख करके। फिर उसको डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर जो वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है इतना प्रॉपर वर्ड नहीं है। वंचन का मतलब होता है कि उसको हम लोग वॉइस, उसको शब्द से उसको कहेंगे बोलने के लिए कि ये बोलो, इस तरह का शब्द बोलो, ताकि हम समझ पाएँ कि वो कितना बोल पा रहा है और किस तरह के शब्द बोल पा रहा है, किस तरह के शब्द नहीं बोल पा रहा है, चेकलिस्ट के माध्यम से। तो ये भी पारंपरिक तरीका है। ओके, उसके बाद है डिडक्शन करना, मतलब उसकी श्रेणीगत करना उसको कि वो कौन सी श्रेणी में आएगा। तो ये भी एक पारंपरिक तरीका है। लेकिन प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि वो एक शब्द की जगह दूसरे शब्द को बोल दे, तो उस स्थिति को हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। तो ये एक पारंपरिक तरीका नहीं है। तो इसका आंसर होगा प्रतिस्थापन। अगर वो बोलता कौन सा है तो ये तीनों हो सकते हैं, ए, बी और डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वप्रदीपन व्यवहारों को डैश भी कहते हैं। स्वप्रदीपन व्यवहार का मतलब होता है
कि वैसा व्यवहार जो कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इसको हम लोग आंसर होगा हमारा असामान्य व्यवहार। आपको पता है गति संबंधी समस्या तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आता है ना, और सीपी के अंदर आता है, और आसनीय व्यवहार जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आता है, और चिकित्सीय स्थिति तो आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक जितनी भी हमारी बीमारियां हैं न्यूरोलॉजिकल, उन सारी स्थितियों में आ सकता है। तो 111 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपके छोटे बच्चों में मानसिक मंदन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा छानबीन मानदंडों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर दोस्तों थोड़ा सा कंट्रोवर्सल है। DSSB ने लगाया था कि सिर सीधा न रख पाना, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बात करते समय काफ़ी सारी मुद्राओं का प्रयोग करना। मुझे ये ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है उसके मुकाबले। बाकी DSSB कैसे सोचता है वो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो आप लोग भी बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा आंसर होना चाहिए इसका 111 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्म के बाद बहुअक्षमताओं का कारक नहीं है? ठीक है, बहुअक्षमताओं का कारक नहीं है, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी का कारण नहीं है, नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ए, जन्म के समय संकुचन संक्रमण, ये है, बिल्कुल है। दवाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ये भी बिल्कुल है। और उत्पीड़न के कारण मस्तिष्क पर चोर की जगह चोट होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हो गई है इनसे। ठीक है, उसके बाद लिखा है बचपन का संक्रमण, ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए आंसर इसका होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। 113 नंबर, 113 नंबर है मानसिक मंदन को डैश भी कहते हैं। मानसिक मंदन को क्या क्या कहते हैं बताइए? दर्शन तीक्ष्णता हानि, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑटिज़म, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने प्रकार में एक रोग है। अल्जाइमर विकार, ये भी नहीं हो सकता। संज्ञानात्मक अक्षमता, मैंने आपको बताया ही था कि अनुकूलित व्यवहार भी मानसिक मंदता की एक कैटेगरी है। तो संज्ञानात्मक अक्षमता जो है इसका एक प्रकार है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और मेरे द्वारा बताई गई बातें भी आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। और देखिए ये क्वेश्चन आया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा बच्चों में डैश प्रकार का विकार है। तो ये कैसा विकार है? तो सिंपल सा आंसर है खाने का विकार है। आप जैसे ही गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बोर्ड होने के बाद भी DSSB ने इसको भावनात्मक विचार लगा रखा है। अभी भी जो फाइनल आंसर किया आया था, आप सोच सकते हैं कि कैसे लोगों ने बैठ कर के आंसर की डिज़ाइन किया होगा। उनका भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो वो इतना भी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, वो आंसर की बना रहे हैं, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और वो आंसर क्या बना रहे हैं, हवा में बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये खाने का विकार है दोस्तों। और ये होता कब है? जैसे हमारे मेंटली रिटार्डेड के बच्चे होते हैं ना, या फिर हमारे पार्किंसंस के लोग हो गए, यानी कि जितने भी हमारे न्यूरो कंडीशनल बच्चे होते हैं उनके साथ ये एसोसिएटेड कंडीशन के साथ ये समस्या हो सकती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके भी टाइप्स हैं, तो इसके बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको इसके बारे में पूरा क्लीन जानकारी दूंगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा कैसी कंडीशन है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि खाने से संबंधित विकार है। 115 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का सहायता प्राप्त तरीका नहीं है? यानी कि कौन सा संप्रेषण का सहायता, यानी कि किससे सहायता नहीं मिल सकती, बाकी से मिलेगी। ठीक है, मुद्राओं से मिलेगी, चेहरे के हाव भाव से मिलेगी, संकेत करेंगे तो भी मिलेगी, चित्रण से नहीं मिल सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भाषा लिखी है वो चित्रात्मक लिखी हुई है, लेकिन हम आज तक ये एजम्पशन नहीं लगा पाए कि कौन से चित्र का मतलब क्या है। अगर हम उसका एजम्पशन लगा पाते तो आज हम उस भाषा को पढ़ जाते और बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाते, लेकिन आज तक हम उसको जान नहीं पाए कि कौन सी चित्र का मतलब क्या है। इसीलिए इसका आंसर होगा चित्रात्मक। आई होप कि एक्सप्लेनेशन का मेथड आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसे आवाज़ विकार कहते हैं? आवाज़ विकार किसे कहते हैं? मैंने ऊपर भी बताया था कि इसमें लिखा हुआ है साफ उच्चारण। साफ उच्चारण तो बिल्कुल अच्छी बात है, तो आवाज़ विकार नहीं हो सकता। प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी भी नहीं हो सकता, भाषा भी नहीं हो सकता। गूंज मैंने आपको बताया था मुलायम सिंह, शरद पवार और बूढ़े बाबाओं के बारे में जिनके दांत नहीं होते। ठीक है, तो गूंज की समस्या उनमें रहती है। या फिर कई लोगों को आपने देखा होगा उनके मुंह में
कटा कटा सा होता है लेफ़्ट साइड से, और ऊपर से तालु संबंधी समस्या भी रहती है, तो उनमें भी आपको गूंज की समस्या देखने को मिल सकती है। ओके, 117 नंबर है, हकलाना डैश प्रकार का विकार है। ठीक है, लिखा है ए अनिरंतर ध्वनि, बी गूंज, सी आवाज़, डी प्रवाह। तो इसका आंसर होगा गूंज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 118 नंबर, संवेदी अति प्रतिक्रियात्मक संवेदी प्रसंस्करण विकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए संवेदन आधारित, बी संवेदन वंचन, सी संवेदन क्षुधा, डी संवेदन विलोपन इनाजुमा। ओके, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, तो चलिए बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों डी संवेदन विलोपन इजानुमा। ओके, लिखा हुआ है कि संवेदी अति प्रतिक्रियात्मक संवेदी प्रसंस्करण विकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। सीधी सी बात मान लीजिए कि वो पूछ रहा है कि जो संवेदी है प्रतिक्रियात्मक वो कौन से अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको लगा देना संवेदन विलोपन। ठीक है, ये हिंदी कौन से महापुरुष हिंदी लिखते हैं। भाषा का सीधा सा अर्थ होना चाहिए कि भाषा इतनी सरल हो कि बोलने वाला सुनाने वाले को आसानी से समझा सके। तो ज़बरदस्ती का ये डालना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आज हिंदी भाषा की यह दशा है। क्वेश्चन नंबर 119, आपको क्वेश्चन टफ बनाना है, आप टफ से चीज़ें पूछिए, लेकिन आप ये मत करिए कि आप भाषा ऐसी बना दीजिए कि भाषा क्या कहना चाहती है वही ना पता चल पाए। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहती है? 119 कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवेगशील व्यवहार दर्शाता है? कुर्सी पर बने रहने में कठिनाई, मुड़ने में कठिनाई, व्याग्रता, काम पूरा करने में अच्छा ना होता। ठीक है, तो कुर्सी पर बने रहने में कठिनाई। आपको पता है कि ADHD के जो बालक होते हैं वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते और वो एक जगह पर पूरी तरीके से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। चलिए, तो 120 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो के लिंक को ज़रूर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। असंगठित व्यवहार समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिन्हित होती है? ए खराब समय प्रबंधन, नया करने में धीमा होना, बिना बुलाए चिल्लाकर जवाब देना, परिणाम के बारे में ना सोचना। तो इसका आंसर होगा ए खराब समय प्रबंधन। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक विशिष्ट हस्तक्षेप या अभ्यास का प्रयोग करने के परिणाम के रूप में क्या होता है? यह जानने के लिए प्रयुक्त सभी विधियों का वर्णन करने के लिए एक स्पष्ट शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है वो बताइए? तो वो कहलाता है मूल्यांकन। क्या कहलाता है? मूल्यांकन। जाहिर सी बात है कि आप किसी भी चीज़ का एनालाइज करेंगे, उसका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो आप इवैल्यूएशन करेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन, वास्तुनिष्ठ प्रकार से पर्यवेक्षण योग्य व्यवहारों पर ही केवल जोर देने का अध्ययन का एक दर्शन कहलाता है। वो कहलाता है सी व्यवहारात्मकता। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता ही है संज्ञानात्मकता, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जॉन डीवी, है ना। संरचनावाद टिचनर वगैरह है ना। तो इस तरीके से संज्ञानात्मकतावाद के बारे में भी आप पढ़ते हैं हमेशा, जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। अगर आपको सारी जानकारी है तो आप आंसर को बड़े आराम से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है? अध्ययन करते समय प्रतिक्रिया और सूचना उपलब्ध कराने वाला इनमें से निर्धारण का कौन सा रूप है? रचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक, अंतिम परीक्षण। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा रचनात्मक, क्रिएटिविटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 124, जो एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, मैं वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो इसीलिए आप ये ना समझे कि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना इतना ज़रूरी नहीं है। 124 कहता है कि इनमें से कौन सा वास्तविक रूप से योगात्मक निर्धारण है? योगात्मक निर्धारण बताइए क्या है? तो इसका आंसर है अंतिम परीक्षण। जाहिर सी बात है ना, एग्ज़ाम होते हैं तो योगात्मक निर्धारण होता है। कैसे होता है? क्योंकि बच्चे का हम लोग मतलब उसका सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उसके टेस्ट देखते हैं, उसके नोटबुक देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं,
उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखते हैं, उसके कल्चरल एक्टिविटी देखते हैं, उसके मिड टर्म, उसके बाद में उसके सारे एग्जामिनेशन देखते हैं, उसके यूनिट टेस्ट देखते हैं, उसके बाद जाके हम उसका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए इसको योगात्मक निर्धारण के रूप में हम लोग अंतिम परीक्षण को मानेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 125 नंबर के ऊपर। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति का वर्णन करता है। प्रवृत्ति का वर्णन क्या करता है बताइए? वंचन। जाहिर सी बात है कि वंचन का मतलब क्या हो गया कि उसका रिपीटेशन कर रहा है वो बार बार। ठीक है। 126 नंबर है कि कविता याद करना एक प्रकार का कार्य है जो कहलाता है, याद रखिए, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, बार बार कोई कार्य करने की स्थिति को हम लोग ड्रिल कहते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि सूरज की किरणें आती है, सारी कलियाँ खिल जाती हैं। एक बार मैडम बोल रही थी कि अगर कल याद नहीं हुआ तो आपको बहुत पिटाई लगेगी। मैं रात भर उस कविता को रटता रहा। तो रटने की प्रवृत्ति को हम लोग ड्रिल कहते हैं। तो आप भी अब कभी नहीं भूलेंगे कि ड्रिल का मतलब क्या होता है। 127 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी कार्य का उद्देश्यपरक संकलन है जो विद्यार्थी प्रयास, प्रगति और उपलब्धि दर्शाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, संविभाग पोर्टफोलियो। ठीक है। याद रखिएगा कि विद्यार्थी प्रयास, प्रगति और उपलब्धि कहाँ दिखाएगा? जाहिर सी बात है कि वो अपने रिज्यूम के अंदर दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बाकी ऑप्शन इतने रेलिवेंट है भी नहीं। परियोजना के अंदर वो अपनी प्रयास, प्रगति और उपलब्धि थोड़ी दर्शा सकता है। ठीक है। कक्षा परीक्षा के अंदर वो अपनी उपलब्धि तो दर्शा सकता है कि इतने मार्क्स आए, लेकिन उसने प्रयास क्या क्या किए ये नहीं दिखा सकता। वो कार्य पृष्ठ के ऊपर टीचर उसकी प्रयास को देख सकता है, लेकिन उसकी उपलब्धि और उसकी प्रगति को कहाँ से देख पाएगा? तो इसीलिए जो पोर्टफोलियो है वो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और यही DSSB ने भी लगाया हुआ है आंसर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि अध्ययन का एक विकार जो अंधी स्वीकार्यता को बढ़ावा ना देने वाली पथ से स्वतंत्र प्रस्थान कहलाती है। याद रखिएगा, जाने से पहले अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। पहला है घिसा पिटा विचार और समान रूपी विचार। समान रूपी विचार क्या होता है? समान रूपी विचार होता है कि हम किसी के पैरेलल सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जॉन डीवी के पैरेलल ही महात्मा गांधी ने उस सोच का समर्थन किया था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो आंसर है इसका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के हर कंसेप्ट के बारे में सोचना, और अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अपना थॉट और प्रोसेस को विकसित कर लेना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अपसारी चिंतन। ठीक है। जैसे देखिए लिखा हुआ है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है। तो डाइवर्जेंट जो व्यक्ति होता है वो पूरी हर प्रकार के एंगल को देखता है, लेकिन कन्वर्जेंट जो होता है वो सिर्फ अपना अपना देखता है, अपने हिसाब से सोचता है, यानी कि उसकी खुद की एक दुनिया जैसी हो जाती है। 129 जो है वो कह रहा है कि शिक्षक जो अपसारी विचारों को अपनी कक्षा में बढ़ावा देते हैं ऐसा डैश के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए मैंने आपको अभी एलन मस्क का एग्जांपल दिया था कि एलन मस्क ने सोचा कि मैं दुनिया में लोगों को चांद पे ले जाऊंगा टूर कराने के लिए। ठीक है। मैं ज़मीन के नीचे हाइब्रिड जो वो है ट्रेन बनाऊंगा। तो लोगों ने शुरू में अगर उसको उसकी सोच के हिसाब से बढ़ने नहीं दिया होता तो दुनिया में कभी ऐसा कर नहीं पाता। ठीक है। एलन मस्क जो है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं 130 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विवेचनात्मक अध्ययन में शामिल एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है। तो इसका आंसर है ए, निर्णय करना कि क्या साक्ष्य निष्कर्ष पर बल देता है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं 132 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक बार यहाँ भी देख लीजिए 131 जो है वो लिखा है कि विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास अनुदैर्ध्य अभिलेख और एक अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? तो वो कहलाता है संचयी। संचयी का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोफाइल में तो आपकी सारी डिटेल लिखी होती है। ठीक है। सर्वेक्षण में डेटा इकट्ठा करते हैं हम लोग। रचनात्मक में तो मतलब बच्चा अपने फुल साइंटिफिक माइंड से सोचता है और चीज़ें इकट्ठी करता है। संचयी का मतलब होता है जो भी आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, कोशिश की हैं, सीट मतलब जो भी आपने एफर्ट डाला है उन सब चीज़ों की एक फाइलिंग होती है, उसको हम लोग संचयी कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास यानी कि उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पर होगा? वो जाहिर सी बात है कि एक फ़ाइल के अंदर होगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा संचयी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी का निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस जो पहले अंकों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है और फिर अक्षर ग्रेड में रूपांतरित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ग्रेडिंग कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं? कि जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर 100 में से मान लीजिए वो 80 नंबर ला रहा है, तो उसको भी 80 या 85 ला रहा है, तो उसको भी A+ मिल रहा है। और दूसरा बच्चा जो है वो लगभग 89 ला रहा है, तो उसको भी A+ मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर एक बच्चा 95 ला रहा है तो वो A+ है, लेकिन एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है तो उसको भी A+ है। तो ग्रेडिंग कर देने से क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो है अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग। तो 133 नंबर की ओर चलते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, ताकि हम आने वाले समय में और सुधार कर सकें अपने वीडियो के अंदर और आपके लिए और अच्छी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आते रहें। और अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो आपसे बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि अच्छा कर रहे हैं तो करें, ठीक है? अगर लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति की शारीरिक गतियों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए संवेदी प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करना डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसका आंसर है अनुभूति परक प्रेरक प्रसंस्करण, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, 134 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन अक्षमताओं के अंतर्गत वर्णित है? यानी कि बोल रहा है कि कौन सा लक्षण अक्षमताओं यानी कि जो उसकी डिसेबिलिटी है के अंतर्गत वर्णित है? जोखिम उठाना, ध्यान देने का विकार, ADHD, सदस्य बुद्धिजीविता, अक्षमता। तो इसका आंसर है B, ध्यान देने का विकार। 135 का देख लीजिए, लिखा है कि साल्विया और सेलाडाइकी के अनुसार इनमें से कौन सी एक मौखिक अध्ययन समस्या है? कहाँ से उठा कर के ले आइए क्वेश्चन, ठीक है? और चलिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था, खाली घुमाने के लिए साल्विया और सेलाडाइकी डाल दिया इसके अंदर, खाली कंफ्यूज हो जाए बस, ठीक है? तो बोल रहा है कि कौन सी मौखिक अध्ययन समस्या है? समस्या नहीं है, चूक मैंने बता ही दिया था कि है ना? उसके बाद मैंने हिचक, हेजिटेशन होता है, देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग हिचकते रहते हैं बोलने में, ये भी समस्या है। और इन्वर्जन मतलब होता है व्युत्क्रम का मतलब मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को बोल रहा है वो, ठीक है, लेकिन उसकी जो क्रम है ना वो क्रम सही नहीं है, यानी कि शब्दों का क्रम जो है वो सही तरीके से नहीं लगा पाता। आयोग का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? कमीशन लिख रखा है, ओमिशन का मतलब होता है, लेकिन कमीशन का कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो आयोग होगा, ठीक है? चलिए 136 के और बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इसको। वह स्थिति जहां एक दृढ़कारी अपना प्रभाव खो देता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? दृष्टि, विपरीत उद्दीपक, संकेतक दृढ़ीकरण या फिर अनुभूतिहीनता, ठीक है? तो लिखा है कि वह स्थिति जहां एक दृढ़कारी अपना प्रभाव खो देता है, तो कहलाता है क्या? विपरीत उद्दीपक, ठीक है? आंसर B। उसके बाद आपका अभी तक में कितने तक हो गए? 136 तक हो गए। तो चलिए 137 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 137 क्वेश्चन कहता है कि तकनीक को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हुए कंप्यूटर को 3 भूमिकाएं निभाने वाला कहा जाता है, ठीक है? अपवाद, यानी कि 3 भूमिका वो निभाता है एक को छोड़ करके, जो अपवाद है। लिखा है प्रशिक्षक, बिल्कुल, हम लोग कंप्यूटर से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? आंसर वैसे इसका विद्यार्थी है। अब देखते हैं किस किस से सीखते हैं। पहला प्रशिक्षक, बिल्कुल सीखते हैं। शिक्षक, बिल्कुल शिक्षक की तरह भी कंप्यूटर काम करता है, हमें नहीं चाहिए कुछ जानकारी चाहिए होती है हम गूगल बाबा से ले लेते हैं। उसके बाद उपकरण, इसके रूप में भी कार्य करता है, यानी कि विद्यार्थी। तो कंप्यूटर कभी विद्यार्थी के रूप में कार्य नहीं करता, वो हमेशा टीचर के तौर पर कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर हमें ऐसा सिखाता है, हमसे कुछ सीखता नहीं है कंप्यूटर। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा A। 138 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गुरालानिक के अनुसार बच्चे की अक्षमता द्वारा बनाए गए परिवारों के लिए संभावित तनावदेह बच्चों के लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? लिखा है माता पिता की मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक
द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और स्वास्थ्य, वैवाहिक संबंध, संसाधनों की आवश्यकता। जाहिर सी बात है कि संसाधनों की आवश्यकता में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, इसीलिए इसका आंसर दोस्तों होगा आंसर डी। उसके बाद क्वेश्चन है 139, टीच कार्यक्रम वाले बच्चों के लिए विशेषता बनाया गया है। टीच जो है वो बनाया गया है ऑटिज़म के बच्चों के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। ऑटिज़म के बच्चों के लिए टीच कार्यक्रम बनाया गया है। हमारे चैनल के ऊपर आपको टीच का फुल फॉर्म भी बताया गया है, वीडियो के अंदर आप जाके देख लीजिएगा कि क्या है उसकी फुल फॉर्म। अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आप इसमें से कम आज जो हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें से कम आप 40 क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से लगा देते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि इस संकल्पना का अर्थ है कि अक्षमताओं वाले सभी बच्चे अक्षमता की गहनता या प्रवृत्ति से निरपेक्ष सामान्य शिक्षा में शिक्षित किए जाएंगे। ठीक है, क्या है, जाहिर सी बात है हम लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो पूर्ण समावेशन, ओके, फुल इंक्लूज़न। तो चलिए अब हम लोग 141 की ओर बढ़ते हैं। 141 कहता है 141 इधर से स्टार्ट होगा, सॉरी। 141 क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थिति जहां एक दृढ़ कार्य अपना प्रभाव खो देता है कहलाता है विपरीत उद्दीपक। 142 भी हो गया था, नहीं 142 नहीं हुआ था। जब एक व्यवहार जानबूझकर इस उम्मीद से किया जाता है कि उसकी नकल उतारी जाएगी, यह डेज के रूप में संदर्भित किया जाता है। लिखा है संकेती सुदृढ़ीकरण, तुष्टि, आकार देना, नमूनाकरण। तो इसका आंसर होगा नमूनाकरण। आप जानते होंगे कि प्राइमरी के जो टीचर होते हैं वो बच्चों को, जाहिर सी बात है, वैसे रिएक्ट करते हैं ताकि बच्चे उनकी कॉपी करें, तो उस पद्धति को कहा जाता है नमूनाकरण। तो चलिए आगे चलते हैं 143 की ओर। कला शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधि सामान्यता है ए अप्रत्यक्ष, बी क्रिया आधारित अध्ययन, सी व्यावसायिक अध्ययन, डी द्विलापीय अध्ययन। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा बी क्रिया आधारित अध्ययन। कला शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र के शिक्षण विधि सामान्यता है क्रिया आधारित अध्ययन। 144 शिक्षा किसी कला रूप का उच्चतम लक्ष्य क्या है? किसी कला रूप का उच्चतम लक्ष्य क्या है? तो उसका जो उच्चतम रूप है वो है स्वभावानुभूति, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं और आपके अंदर अगर खुद से ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि आप वो चीज़ सीख चुके हैं अच्छे तरीके से, उससे बड़ी आत्म अनुभूति कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो 145 क्वेश्चन है कि व्यक्ति के विचार, बुद्धिमानी और भाषा में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस प्रक्रियाओं द्वारा बने हैं? तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक। क्या होगा इसका आंसर? संज्ञानात्मक। 146 नंबर क्वेश्चन। 146 नंबर क्वेश्चन कहता है हानिकारक व्यवहार जो कि शत्रुता, नकारात्मकता और अवज्ञापूर्ण व्यवहार से चिन्हित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है ध्यान की कमी से अतिसक्रियता विकार। ध्यान की कमी से अतिसक्रियता विकार। 147 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा विकार सिद्धांत है जो सिर से नीचे की ओर बढ़ता है? तो उसको हम लोग सिफेलोडोकल कहते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग इसको हिंदी में हस्तनोमुखी विकार भी कहा जाता है। ये जो सिफेलोडोकल लिखा हुआ है, सिफेलोकोडल लिखा हुआ है, सिफेलोकोडल एक अंग्रेजी टर्म है, इसको हिंदी में कहा जाता है हस्तनोमुखी विकार। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे का मुंडी मजबूत होती है, यानी कि उसका सर जो है, मस्तिष्क जो है वो मजबूत होता है, फिर उसकी गर्दन, फिर कंधे, उसके बाद उसकी छाती, उसके बाद उसके जो कमर है, फिर उसके कूल्हे, उसके बाद उसके पैर वगैरह मजबूत होते हैं। इसको हम हस्तनोमुखी विकार या सिफेलोकोडल कहते हैं। ठीक है, चलिए 148 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 148 क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भधारण के बाद पहले 2 हफ्ते में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि कहा जाता है? तो पहले 2 हफ्ते को कहा जाता है जननीय। क्या कहा जाता है? जननीय, जर्मिनल कहा जाता है इनको। ठीक है,
उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, मास्लो ने आधारभूत भौतिक आवश्यकताओं पर मनोविज्ञान किस तरीके से अंतर्गत जोड़ दिया है। तो आपको पता है कि मानवीय जो मास्लो हैं उन्होंने अपना जो विचार है वो मानवीय सिद्धांत उन्होंने पेश किया है, वो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा मानवीय। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रिचले के प्रजातंत्रीय वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आर्य द्रविड़ पर सही बैठता है। तो इसका आंसर है सी, यह नस्ल मुख्यतः पूर्वी पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कई लोग कह रहे थे कि इसका आंसर जो है वो ए है, लोग जिनके में ये नस्ल पाई जाती है वो मुख्यतः बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन DSSB ने इसका आंसर सी लगाया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारा सेशन इतना ही। कल हम 51 से लेकर के 100 तक इसको कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लगातार हमारे चैनल के ऊपर आती जाएगी। और DSSB का AEES के जो पेपर हुए हैं स्पेशल एजुकेशन के, उसके पेपर्स ओके। उसके बाद हरियाणा के अंदर जो स्पेशल एजुकेशन के पेपर हुए हैं, साउथ इंडिया के अंदर जो स्पेशल एजुकेशन के पेपर हुए हैं, उसके अलावा जितने भी स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन मैंने अलग अलग बुक से ढूंढ के निकाले हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको लगातार हमारे इस चैनल के ऊपर MCQs की बाढ़ आने वाली है स्पेशल एजुकेशन में। तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों तक इसको पहुंचाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ मेरे साथी हैं जो ये कह रहे थे कि हम चाहते तो हैं कि आपके चैनल को हम प्रमोट करें, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि DSSB की अंदर कंपटीशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे जुड़ करके और हमारा नुकसान करें। देखिए दोस्तों, ऐसा है, एक थॉट है कि आप दूसरों की लाइन छोटी करने से अच्छी है कि आप अपनी लाइन को बड़ा करें, आप मेहनत ज़्यादा करें और उन चीज़ों को छोड़ दें कि ये दूसरों तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है वो इसे सोशल मीडिया पर हर ग्रुप में हर जगह इसको पहुंचा रही है। तो इसीलिए वो आज नहीं तो कल उसके पास पहुंचनी ही है। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए, ग्रुप्स में डालिए। ठीक है, और जितने भी आपके स्पेशल के साथी हैं उन सबको इसके ऊपर जोड़िए। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।